हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे हो, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सेफ़ हो यहाँ पे अपने घरों पे। एंड आज हम करेंगे असेसमेंट प्रोसीजर का स्टार्टिंग। एंड फर्स्ट विल स्टडी इनकम टैक्स अथॉरिटी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ अपन क्या कर रहे हैं। अपन स्टडी मटेरियल से ऑलमोस्ट ऑल, नॉट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल जो मैक्सिमम वेटेज रखते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, उसके क्वेश्चंस और कंसेप्ट अगेन सारे वीडियोस के सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चंस आंसर सारे चैप्टर्स के हो रहे हैं, जिसका कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब क्वेश्चंस करके जाओ, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके सिर्फ अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी ओके अपन कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी तक कितने वीडियोस अपलोडेड हैं? बेसिक, ठीक है, जो टैक्स रेट्स वगैरह है। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी नहीं है, उसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, लोकल अथॉरिटी वो सब का है। कंपनी का अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन में एनआर टैक्सेशन के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना एग्जेम्प्ट इनकम हो रखा है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है स्टडी मटेरियल का। उसमें आपका तीन इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिसको आपको मिस करके नहीं जाना है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम का, पूरा उसमें कंसेप्ट कवर है। उसके बाद डिडक्शन अंडर 10AA, वो आपका एसईजेड वाला एक्सपोर्ट प्रॉफिट 100%, 50% वाला इंपॉर्टेंट है, वो देख के जाना है। एंड थर्ड आपका कि जो भी इनकम एग्जाम्प्ट है तो उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपको अलाउ नहीं होंगे वाला कंसेप्ट भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्लबिंग हो गया। क्लबिंग 19 या 20 मिनट्स का एक वीडियो है, क्वेश्चंस है, उसके क्वेश्चंस देख लो, एनफ है, ठीक है। उसके बाद हमारा डिडक्शन हो गया। डिडक्शन में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमारा पेमेंट रिलेटेड डिडक्शन है, जो कि ATC, ATD, ATG ये सब हैं, इसके इलस्ट्रेशंस हैं। फिर पार्ट 2 में हमारा इनकम बेस्ड डिडक्शन है, जो कि ATIA, IB, IC वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले वगैरह वगैरह। एंड उसके फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा TDS अपलोड हो गया। TDS में फर्स्ट वीडियो में सारे कंसेप्ट प्लस इलस्ट्रेशन है। सेकंड में जो टेस्ट नॉलेज के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड 20 या 21 क्वेश्चंस है, वो 1 घंटे का वीडियो है, वो है, ठीक है। तो अगर आपका TDS से कंसेप्ट पहले से क्लियर है तो आपको 21 वीडियोज़, एक वीडियो का जो 21 क्वेश्चन है वो भी देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। बट आई वुड सजेस्ट कि दोनों देखें, ठीक है। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे पहले इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो मॉड्यूल में स्टडी मटेरियल में जो चैप्टर्स में जो सेक्शन वाइज आपको गया हुआ है, मतलब यहाँ पे देखो, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी सेक्शन नंबर 116 से लेके 129 तक होता है। उसके बाद जो 130 वाला है वो सर्च एंड सीजर का पार्ट है, वो इसमें नहीं है। तो अपन यहाँ पे 116 से 129 तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद एक बस आपको मैं बोल रही हूँ कि जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो आप खुद से पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि वो अपन IPCC में पढ़े थे और अपन आर्टिकलशिप में भी काफ़ी सीख लेते हैं, तो इसलिए मैं उसको नहीं बता रही हूँ। एंड उसका जो असेसमेंट एरिया है 142 से लेके आपका जो रीअसेसमेंट 147, 148, 152, 153 तक अपना होगा सेकेंड वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे अपना सर्च एंड सीजर होगा, रेक्टिफिकेशंस होंगे, अपील्स होंगे एंड रिविजन्स होंगे, ठीक है। वैसे अपन का फ्लो होगा। तो बिना मतलब बेसिकली 2-3 दिन में अपना असेसमेंट प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगी कि दो वीडियोस अपलोड करूँ, ओके। उसके बाद अपन करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन करेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, ठीक है, वो मैं नहीं लूँगी क्योंकि वो इजी है। बस आपको वो गिफ्ट इन वाला प्रोविज़न देख के चले जाना, एंड उससे आपके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, या फिर क्वेश्चंस आप कर लो खुद से। उसके बाद है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मैं श्योर नहीं हूँ। क्वेश्चंस अपन कर खाली अगर करेंगे तो सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट करने से काफ़ी ह्यूज वीडियो बन सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप BB सर का 1 आवर के आसपास का वीडियो है वो देख लें, एंड देन खुद से क्वेश्चन करें। यहाँ पे मैं आपको बता दूँगी कि अपन क्वेश्चन अपलोड करेंगे कि नहीं करेंगे। देन PGBP के क्वेश्चंस अपन करेंगे, एंड देन असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़ करेंगे, और फिर अपना DT का कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पहले असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी सेक्शन नंबर 116 से लेके सेक्शन नंबर 129 है, बट यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 121, 122 और 123 है वो अभी नहीं रहा, ठीक है। तो RIP, ओके। सेक्शन नंबर 116 में आपको बेसिकली क्लासेस ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कौन है और असेसिंग ऑफिसर्स कौन कौन हो सकते हैं वो बताया है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे जो हेड होता है वो CBDT होता है। सबसे यहाँ पे जो बड़ा हेड है वो है आपका CBDT, ठीक है। CBDT सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे ये देखो, ये सेंट्रल इज़ अ स्टेटरी बॉडी जो कि कंसिडर किया है सेंट्रल बॉडी ऑफ रेवेन्यू एक्ट, और उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। वो जो ड्यूटीज़ उनको इंटरेस्टेड है वो ड्यूटीज़ वो करते हैं। ये सबसे हेड होते हैं। फिर इनका ये जो CBDT है, इनके अगेंस्ट यहाँ पे जो फिर है 2 विंग होते हैं। एक हमारे असेसमेंट करने के लिए विंग होते हैं, एक हमारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रहते हैं, ठीक है। असेसमेंट में बेसिकली आप CC चीफ कमिश्नर, कमिश्नर ये सब वर्ड पढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन में आप डायरेक्टर जनरल, जनरल ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 116 में आपको हायरार्की दिया है, पहले CBDT है, फिर अपन का कौन है, उसके लिए मैंने एक ईजी यहाँ पे आपको बताया है
कि देखो 2 विंग्स होते हैं, एक असेसमेंट या एनालिसिस विंग होते हैं, एक आपके इन्वेस्टिगेशन विंग होते हैं। तो सबसे पहले आप वर्डिंग देखो PCCIT। तो P से आपका प्रिंसिपल है, C से आपका चीफ है, C से आपका कमिश्नर है। तो सबसे पहले PCCIT प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है। फिर ये जो P है वो हट जाएगा, तो यहाँ पे CCIT हो जाएगा, दैट इज चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में एक C हट जाएगा, दैट इज सॉरी ये वाला C हटेगा, ठीक है, ये वाला सी कटेगा, दैट इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एंड अगेन हमारा पी का हट जाएगा, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद अपने एडिशनल CIT होते हैं, जॉइंट CIT होते हैं और ITO होते हैं। और उसके बाद आपका TRO होते हैं और इंस्पेक्टर्स होते हैं, ये एकदम लोअर लेवल वाले होते हैं। एंड यहाँ पे ये जो रेड साइन इसलिए किया गया है क्योंकि ये ही आपके असेसिंग ऑफिसर हो सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर कौन होते हैं? अगेन असेसिंग ऑफिसर वो होते हैं जो कि डायरेक्टली डील करते हैं विद SSC, ठीक है। तो ये आपके असेसिंग ऑफिसर हो सकते हैं। फर्दर यहाँ पे आपके इन्वेस्टिगेशन में आपको जैसे यहाँ पे PCCIT था, यहाँ पे PDGIT है। तो पहले P हट जाएगा तो DGIT हो जाएगा, उसके बाद G हट जाएगा, तो इस प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, फिर डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, फिर अगेन एडिशनल एंड जॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट एंड डेप्यूटी है, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे जो असिस्टेंट ऑफिसर है आपके एडिशनल CIT है, जॉइंट CIT है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, ठीक है। ये आपका सेक्शन नंबर 116 था। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आएंगे नेक्स्ट सेक्शन नंबर 117 एंड 118, तो ये बेसिकली रिट वाला सेक्शन है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपॉइंट करेगी, ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ इसको कौन अपॉइंट करेंगे? तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, एंड कोई भी किसी का भी सबऑर्डिनेट हो सकता है, ठीक है। ये आपका 118 में है। 119 में आपका CBDT का क्या क्या फंक्शंस है, इससे क्या क्या पावर्स हैं वो बताए थे। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बताऊं क्या क्या पावर्स हैं। सबसे पहले वो नोटिफिकेशन इशू कर सकता है। क्या इशू कर सकता है? नोटिफिकेशन इशू करेगा। CBDT जो भी नोटिफिकेशन इशू होते हैं वो CBDT नोटिफिकेशन इशू करता है। CBDT सर्कुलर्स इशू करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ऑर्डर्स भी इशू करते हैं। ऑर्डर आपका यहाँ पे देखो जनरल ऑर्डर भी हो सकता है, स्पेशल ऑर्डर भी हो सकता है। जनरल ऑर्डर भी हो सकता है, स्पेशल ऑर्डर भी हो सकता है। तो अभी तो मैंने क्या बताया, नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं, सर्कुलर इशू कर सकते हैं, ऑर्डर इशू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे वो ऑर्डर इशू नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, डायरेक्शन नहीं देंगे टू रिक्वायर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी टू मेक द असेसमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर केस इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज यहाँ पे जो CBDT है ना वो इंटरफेयर नहीं करेंगे असेसमेंट प्रोसीजर्स में। यहाँ पे मतलब वो किसी को भी डायरेक्शन नहीं दे सकते, जो भी असेसमेंट कर रहे हैं उनको वो डायरेक्शन नहीं कर सकते कि अगर वो पर्टिकुलर पर्सन का असेसमेंट आएगा तो उसको उस पर्टिकुलर मैनर में करना, ऐसा कुछ वो डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। एंड वो इंटरफेयर नहीं कर सकते CIT अपील्स के में, ठीक है। CIT अपील्स देखो यहीं पे आएगा, मैं आपको यहाँ बताना भूल गई। ये जो CIT है ना यहाँ पे, ये आपका CIT अपील्स बोल के भी एक आएगा। तो जो CBDT है वो उनके काम पे इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो अपील मेथड्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। एंड अगेन वो रिक्वायर नहीं कर सकता इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को कि वो असेसमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन का पर्टिकुलर मैनर में करें, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या 2 पॉइंट पढ़े अभी तक हमने। फर्स्ट है हमारा नोटिफिकेशन, सर्कुलर ऑर्डर है। फिर हमारा यहाँ पे CIT अपील्स को वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो रिलैक्सेशन दे सकता है, यहाँ पे आ जाओ, कि वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कुछ अगर नए नए सेक्शंस आते हैं तो लोग यूज टू नहीं हो पाते हैं, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट ईयर से ही इंटरेस्ट पेनल्टीज फीस सब लगा दें। इसलिए यहाँ पे CBDT के पास पावर की वो कुछ प्रोविजंस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि ड्यू डेट को एक्सटेंड कर सकता है, जो कि आए दिन होते रहता है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट को, फीस पेमेंट को, पेनल्टी पेमेंट को हटा सकता है। मतलब बेसिकली देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 139 आपका ROI क्या है, 143 आपका असेसमेंट का है, 144 असेसमेंट है, 147 असेसमेंट है, टाइम लिमिट है, रेक्टिफिकेशन है, ये सब यहाँ पे ये सब जो है ये इंटरेस्ट वाले हैं। तो ये सब में वो क्या कर सकता है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकता है। मतलब डिफिकल्टीज़ बेसिकली जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा वो डिफिकल्टीज़ रिमूव करने के लिए कर सकता है, ठीक है। तो अभी तक आपने जो 4 सेक्शन पढ़े उसमें से इंपॉर्टेंट बोलने से सेक्शन नंबर 116 इंपॉर्टेंट है एंड सेक्शन नंबर 119 इंपॉर्टेंट है। 118 एंड 7 जस्ट रीडिंग पर्पज़ के लिए है। उसके बाद सेक्शन नंबर 120 है, दैट इज जुडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। तो बेसिकली यहाँ पे तो यही बोला है कि ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको जो भी डायरेक्शन CBDT बोलेगा, वो जो भी डायरेक्शंस वो इशू करेगा वो उनको बात मानना है। उसके बाद बोल रहा है कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर एंड परफॉर्म, मतलब कोई भी किसी का सबऑर्डिनेट हो सकते हैं अगर हायर वाले हैं, और अगर CBDT उनको बोल रहे हैं कि आपको वो वाला काम करना है, मतलब अगर वो एक्सरसाइज देखो, एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी बीइंग एन अथॉरिटी इन हायर रैंक में एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी लोअर इन रैंक, अगर CBDT टाइप करने CBDT बोल रहे हैं तो। और उनका जो जुडिक्शनल होगा वो किसके बेसिस में, क्या टेरिटोरियल एरिया है, कैसे पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन, इनकम और क्लासेस ऑफ पर्सन, क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन के बेसिस में होगा। अगेन सेक्शन नंबर 120 इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जस्ट स्टेट पर्पज के लिए करना है। सेक्शन नंबर 124 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 124 है आपका असेसिंग ऑफिसर का जुडिक्शन कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर अगेन जो डायरेक्टली डील करता है SSC से, उनका जुडिक्शन कैसे होगा।
बेसिकली इसमें यहाँ पे बोल रहा है कि जो एसेसिन ऑफिसर है यहाँ पे इसका जुरिडिक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे एसेसिन ऑफिसर का जुरिडिक्शन जो जिसका अपन जो हमारा एसएससी है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस किस एरिया में है उसके हिसाब से जुरिडिक्शन हो सकता है। या फिर सपोज उस बंदे का उस एसएससी का मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, बहुत सारे मतलब एक जगह पे प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो जहाँ पे वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखता है या फिर जहाँ पे उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे वो बंदा खुद बैठता है, उसको अपन सपोज मान लेंगे कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा, तो वो एरिया हमारा हो सकता है। या फिर अगर कोई अदर केस में सपोज आपका जो एसएससी है वो सर्विस में है, ठीक है, उसका मतलब कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो किसी और के ऑफिस में जाके काम कर रहा है, सैलरीड एम्प्लॉय है, तो उस केस में उसका जो रेसिडेंस होगा उस जिस एरिया में है उस एरिया का एसेसिन ऑफिसर। देखो छोटी छोटी जगह पे तो एक ही एसेसिन ऑफिसर रहता है क्योंकि एक ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहता है। बड़ी बड़ी जगह में बहुत सारे एसेसिन ऑफिसर्स रहते हैं, तो उसको एरिया वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। अगर एक ही प्लेस ऑफ पहले तो प्लेस ऑफ बिजनेस की जहाँ सपोज यहाँ का मिस्टर एक्स है वो कहीं एक जगह काम करता है, सपोज सेक्टर एक्स में काम करता है ऑफ XYZ सिटी का, ठीक है, वो सेक्टर एक्स के हिसाब से यहाँ पे जो एसेसिन ऑफिसर का जिसका जुरिडिक्शन है वो हो जाएगा। पर सपोज यहाँ पे सेक्टर एक्स में भी उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक सेक्टर वाई में भी है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, एक्स है कि वाई है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को डिफाइन करने के यहाँ पे बताया नहीं, बट अपन मान सकते हैं कि जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखता है, यहाँ पे जहाँ पे हायर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जहाँ पे वो खुद रहता है, जहाँ पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, ये कुछ एक फैक्टर्स हो सकता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। से फॉर एग्जांपल वाई है, तो यहाँ पे जो वाई का जहाँ पे वाई एरिया में जो एसेसिन ऑफिसर का जुरिडिक्शन है वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सपोज वो सैलरीड एम्प्लॉई है, उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उस केस में ये सैलरीड एम्प्लॉय जो एसएससी है उसका रेसिडेंस कहाँ है, वो जो रेसिडेंस जिस एरिया में है उस एरिया का एसेसिन ऑफिसर उसका जुरिडिक्शन होगा। क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि एक ही जगह पे दो एसेसिन ऑफिसर का जुरिडिक्शन आ सकता है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो क्या होगा उस केस में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वेदर इन एसेसिन ऑफिसर का जुरिडिक्शन है, तो अपन प्रिंसिपल PDGIT के पास जाएंगे, डायरेक्टर जनरल के पास जाएंगे, या PCIT के पास जाएंगे, या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या इनके पास अपन जाएंगे, ठीक है, इन लोग अपना सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो एसएससी है, ठीक है, सपोज एक एसएससी को क्या मिल रहा है, एसएससी को एक नोटिस मिल रहा है, ठीक है, और वो नोटिस सबसे पहले अपना जो बेसिकली क्या होता है, जब भी एक नोटिस मिलता है तो सबसे पहले अपने को अपना ये काम रहता है कि अपने को जिस एओ से रिसीव होता है उस एओ का जुरिडिक्शन में अपन फॉलो करते हैं कि नहीं वो देखना पड़ता है। तो उसमें अगर अपने को क्वेश्चन वो अगर फॉलो नहीं करता है तो अपने को क्या करना है, अपने को विदिन 1 मंथ अपने को उनको बताना है कि भाई तुम तो हमारे जुरिडिक्शन में फॉलो ही नहीं करते, तो तुम्हारा जो नोटिस है वो हम वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसमें वेरियस केसेस है कि अगर रिटर्न ऑफ फाइलिंग इनकम फाइल हो रहा है तो कैसा होगा, नहीं हो रहा है तो कैसा होगा, तो ये बस जस्ट रीड पर्पज़ के लिए है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 127 देयर इज पावर टू ट्रांसफर केसेस। तो क्या केसेस ट्रांसफर हो सकता है एक जुरिडिक्शन से लेकर दूसरे एक एसेसिन ऑफिसर के लेकर दूसरे एसेसिन ऑफिसर तक? तो येस हो सकता है। तो क्यों ट्रांसफ़र यहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो ये जो ट्रांसफ़र करने का पावर है ये इनके पास है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर इनके पास है। वो क्या कर सकते हैं, वो अगर वो देखेंगे जो एसेसिन ऑफिसर जो वो एसएससी सपोज वो एसएससी की जो बिजनेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन नेचर का है, यहाँ पे उनको लग रहा है कि जो एसेसिन ऑफिसर है वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उस केस में क्या हो सकता है, इन लोग क्या कर सकते हैं, वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है बिटवीन हायर अथॉरिटीज टू ट्रांसफर द केस। यहाँ पे बोल रहा है कि अपने को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं देना है सर्टेन केसेस में। यहाँ पे एसएससी को अपने को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं देना है कुछ केसेस में। अगर मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम सिटी में, ठीक है, दो एसेसिन ऑफिसर है सेम सिटी में, एक से लेके दूसरे को ट्रांसफर हो गया, तो इसमें अपने को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं देना है। बट अगर दूसरे सिटी के एसेसिन ऑफिसर के में जा रहा है तो इसमें ऑब्वियसली अपने को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना है। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि री इशू ऑफ नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको यहाँ पे एक बार वो एसेसिन ऑफिसर ने आपको नोटिस भेज दिया है, ठीक है, आपको नोटिस भेज दिया है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर दूसरे एसेसिन ऑफिसर के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है तो वापस से वो नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो जो नोटिस भेजा था वो इसी को हम डीम्ड नोटिस मान लेंगे हमारे नए एसेसिन ऑफिसर के लिए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि किस केसेस में अपने को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं देना है। अगर जो ट्रांसफर हो रहा है विद इन द सेम सिटी हो रहा है या लोकेलिटी हो रहा है, प्लेसेस हो रहा है, तो उसको हमको नेसेसरी नहीं है कि हम एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दें, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 127। ओके, उसके बाद सेक्शन नंबर 129 इज लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे है कि चेंज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज आपका जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसको सक्सीड हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे सक्सेशन ऑफ ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं। सक्सेशन ऑफ ऑफिस क्या हो रहा है, बेसिकली उस पर्सन का ट्रांसफर हो गया होगा, ठीक है, या फिर वो प्रमोट हो गया होगा, वो या फिर वो रिज़ाइन कर दिया होगा, या फिर उसकी डेथ हो गई होगी। तो इस केसेस में जो नेक्स्ट सक्सेशन ऑफिसर आएगा उसके पास ये पावर चला जाएगा। मतलब सपोज एक एसेसिन ऑफिसर की डेथ हो गई और वो उसका एसएससी का जो असेसमेंट था या फिर उसका जो भी था वो पेंडिंग था,
अभी जो असिस्टेंट ऑफिसर को जो ऑफिस जो सक्सेस करेगा, मतलब जो इसके बदले में जो बंदा आएगा, जो असिस्टेंट ऑफिसर आएगा, वो यहाँ से कंटिन्यू करेगा। बट हाउएवर यहाँ पे अपने को एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, और यहाँ पे अपने के पास ये एसएससी के पास पावर है। एसएससी क्या बोल सकता है, वो बोल सकता है कि आप एक बार फ्रेश स्टार्ट कर लो। वो बोल रहा है कि मेरा असेसमेंट पेंडिंग था, ठीक है, बट आप नए आए हो तो आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो एसएससी कंसर्न में डिमांड दैट बिफोर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीड द प्रीवियस प्रोसीडिंग एनी पार्ट टू बी रीओपन और टू बी रीहर्ड बिफोर पासिंग आउट एनी असेसमेंट अगेन नहीं, मतलब वापस से रीअसेस कर लो या रीहर्ड कर लो, ठीक है। तो ये था, एंड दिस इज आर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। यहाँ पे एक बार रिविजन करोगे क्या, सेक्शन नंबर 116 में अपना ये हायरार्की है, एंड इसमें अपने ये जो रेड वाले हैं ये अपने असिस्टेंट ऑफिसर आएंगे। देखो PCCIT है, फिर P हट जाएगा तो CCIT हो जाएगा, फिर यहाँ पे P आ जाएगा बट एक C हट जाएगा तो PCIT हो जाएगा, फिर CIT हो जाएगा, और CIT के साथ CIT अपील्स हो जाएंगे, फिर एडिशनल हो जाएगा, फिर जॉइंट हो जाएगा, ITO हो जाएगा, TRO हो जाएगा, इंस्पेक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ पे वैसे PDGIT होगा, DGIT होगा क्योंकि P हट जाएगा, फिर G हट जाएगा, दैट इज PDIT हो जाएगा, फिर DIT हो गया, फिर एडिशनल जॉइंट असिस्टेंट एंड डेप्यूटी हो जाएंगे, ठीक है। 117 118 जस्ट रीड पर्पज के लिए। 119 में हमारा पावर्स ऑफ क्या दिया है, CBDT। उनके पास वो नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं, सर्कुलर कर सकते हैं, ऑर्डर इशू कर सकते हैं, रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको इंटरफेयर नहीं करना है CIT अपील्स के काम में, और वो किसी भी पर्सन मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी को नहीं बोल सकते, डायरेक्शंस नहीं दे सकते कि पर्टिकुलर पर्सन का पर्टिकुलर मैनर में असेसमेंट करना है बोल के, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जुडिक्शन सेक्शन नंबर 120 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 124 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपन को अगर असिस्टेंट ऑफिसर का जुडिक्शन किसके बेसिस में होगा, तो जहाँ पे जो उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके बेसिस में होगा। अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो जहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उस केसेस में होगा। और अदर केसेस में सपोज हमारा जो एसएससी है वो सैलरीड है तो उसमें रेसिडेंस देख लेंगे। और यहाँ पे अगर दो असिस्टेंट ऑफिसर का एक जुडिक्शन हो सकता है तो ये जो दिक्कतें आएंगी कौन सॉल्व करेगा, ये जो PD प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ये सब हमारा सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे एसएससी को अगर कोई भी डाउट, अगर एसएससी ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो उसको 1 मंथ के अंदर बताना है। उसके बाद यहाँ पे पावर टू ट्रांसफ़र केसेस 127 में, तो अगर CCIT को CIT को इन लोग को लग रहा है कि वो जो बंदा है असिस्टेंट ऑफिसर वो कॉम्पिटेंट नहीं तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है। उसके साथ साथ अपने को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देना कि अगर सेम सिटी है, सेम लोकेलिटी है एसएससी को, और यहाँ पे अपने को नया नोटिस इशू करने की भी ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट सिटी है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है चेंज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो अगर कोई भी ऑफिस का सक्सेशन हो रहा है तो जहाँ से पेंडिंग था वहीं से वो कंटिन्यू करेगा। हाउएवर एसएससी बोल सकता है कि फिर से करते हैं, फिर से रीओपन करते हैं, फिर से रीहर्ड करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज आवर इनकम टैक्स अथॉरिटी।